वेलकम बैक। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हिंदी साहित्य की इस कड़ी में। हम लोग पढ़ रहे हैं जो आत्मकथा जीवनी अन्य गतिविधियाँ हैं नेट जेआरएफ के सिलेबस यूनिट 10 यानी इकाई 10 में जो आत्मकथा लगा हुआ है एक कहानी यह भी, लेखिका मन्नू भंडारी। तो उसको हम लोग पढ़ रहे हैं। भूमिका हमने देखा, एक भाग देखा, दूसरा भाग देखते हैं। शुरू करते हैं। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए लाइक और शेयर भी कीजिए। देखते हैं सेकेंड पार्ट। कलकत्ता में मन्नू भंडारी का ही आत्मकथा है। उन्होंने क्या कहा है उसको देखते हैं। जीवन के एक भाग के रूप में यहाँ पे देखा जा सकता है। कलकत्ता में उस ज़माने में शायद हिंदी पढ़ाने वाले की बहुत कमी रही होगी, इसलिए एमए करते ही बालीगंज शिक्षा सदन वालों ने आग्रह करके मुझे अपने यहाँ रख लिया। मैंने भी तुरंत अपनी स्वीकृति दे दी, बिना यह सोचे कि स्कूल से अपना करियर शुरू करना भविष्य के लिए कैसा रहेगा। सच बात तो यह है कि उस समय मैं उत्साह से भरी हुई थी और वर्तमान ही मेरे लिए सब कुछ था। भविष्य की बात तो दूर दूर तक कहीं दिमाग में थी ही नहीं। बालीगंज शिक्षा सदन एक नए परिवार में प्रवेश भाई बहनों के परिवार से बहुत भिन्न था। यह परिवार भिन्न और व्यापक पर उसमें वैसे ही पुष्पमयी बोस मुखिया थी। उस परिवार के छात्रों के प्रति बेहद ममतामयी, लेकिन उतनी ही अनुशासन प्रिय भी। विचारों से वे मार्क्सवादी थी। हो सकता है कभी पार्टी मेंबर भी रही हो। शुरू के दिनों में वे जरूर इधर उधर के और कामों से भी जुड़ी हुई थी, पर धीरे धीरे उनके सारे सरोकार और गतिविधियों का केंद्र बालीगंज शिक्षा सदन होता चला गया। दिल्ली आने के बाद जब भी मैं कलकत्ता जाती उनसे मिलने स्कूल जरूर जाती। मैंने देखा बढ़ती उम्र के साथ स्कूल के प्रति उनका लगाव मुंह में बदलता जा रहा है। मानो स्कूल ही उनकी गति है, उनकी नियति है। निकट भविष्य में स्कूल से मुक्त होने की संभावना मात्र से और अधिक चिपक कर रहने लगी वे स्कूल से। यहाँ तक कि मैनेजिंग कमेटी वालों के लिए समस्या बन गई। वह समस्या बन गई। बहुत सम्मान था उनका सबके मन में उनके लिए, और उसी के बिना पर 3-4 साल और काट भी दिए उन्होंने। लेकिन आखिर रिटायर तो होना ही था, और मैंने सुना कि रिटायर होने के बाद भी एक अलग कुर्सी डलवा कर वे अपने ऑफिस के कमरे में ही बैठती हैं। अगली बार जब मैं कलकत्ता गई तो उनसे मिलने उनके घर नहीं स्कूल ही गए। विचित्र दृश्य देखा। ऑफिस के कमरे में उनकी कुर्सी पर बैठी थी प्रमोट होकर प्रिंसिपल बनी एक सीनियर टीचर मंजू नाग, और उनके सामने की कुर्सी पर बैठी थी वे। उन दोनों के चेहरे, एक चेहरे पर वर्षों से पुते सम्मान को छेक कर झलकते हुए एक बेबस सी खीज, और दूसरे के चेहरे पर हमेशा गरिमा में लिपटे रौब-दाब के भीतर से झांकती एक अनकही सी कातरता। मुझे देखते ही वे पुलक उठी, उसे सहज भाव से हालचाल पूछा और मुझे लेकर बाहर निकल आई। देखो कितना एक्सटेंशन करवा लिया मैंने स्कूल का। और मुझे स्कूल के उस हिस्से में पहुंचकर सब कुछ दिखाने लगी। ये देखो, इधर देखो। पर मैं उनका चेहरा देख रही थी। क्या सचमुच मुझे दिखा रही हैं, या फिर खुद ही मुग्ध भाव से अपने बनाए को देख रहे हैं। जरा सा आगे जाकर एक बरामदा सा था। बिना किसी हिचक संकोच के उसके बीचों बीच जमीन पर बैठकर काले पत्थर के बने एक फूल पर हाथ फेर फेर कर वे बताने लगी, देखो कैसा बना है, मैंने खुद ड्रॉ करके दिया था यह डिजाइन अपने हाथ से। अच्छा बना है ना? ये वही मिस बोस है। देखते ही देखते मेरे मन का सारा सम्मान पिघल कर एक ऐसी करुणा में बदलने लगा जिसे संभाल पाना मेरे लिए मुश्किल हो गया। मैं जल्दी से स्टाफ रूम में चली गई। 4-6 लोगों को छोड़कर सभी नए चेहरे उनकी नज़रों में झक्की और सिनिक हो आई। मिस बोस के लिए उपहास था, केवल उपहास। घर लौटकर रात में अपनी डायरी में, जिसमें मैं संभावित कहानियों के कथा और आइडियाज बीच रूप में आंकती रहती हूँ, उन पर मैंने 2 पृष्ठ लिखे कि कभी इन पर कहानी लिखूंगी। कितने वर्ष हो गए इस बात को, पर कभी कहानी नहीं लिख पाई। उनकी मृत्यु की सूचना के बाद भी नहीं। अपनी निष्ठा, लगन और समर्पण की अति में हास्यास्पद हो आए। इस चरित्र की करुणा में जैसा संतुलन और सद्भाव अपेक्षित है, लगा मैं शायद वैसा निभा नहीं पाऊंगी, और जरा सा भी संतुलन बिगड़ा तो या तो भावुकता में लिथड़े आंसू बहाऊं, किसी निहायत ही दयनीय से चरित्र की सृष्टि हो जाएगी, या फिर किसी सचमुच के झक्की सिनिक से हास्यास्पद पात्र की। और उन मिस बोस के व्यक्तित्व की एक भी रेखा के आड़े तिरछे हो जाने के अपराध को मैं कभी माफ़ नहीं कर सकती। जिन्होंने 9 वर्ष तक मुझे बहुत स्नेह ही नहीं दिया, जाने अनजाने मेरे व्यक्तित्व को बनाया और संवारा भी। आज भी वह अच्छी तरह याद है कि भयंकर चर्म रोग से पीड़ित होने के बाद जब स्थिति थोड़े से सुधार की ओर थी, तो एक दिन अचानक वे मुझे देखने घर चली आई। मैं बैठी बैठी कभी इस हाथ को देखती, कभी उस हाथ को। मुझे इस हालत में देखकर उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि कल से तुम स्कूल आओगी, पढ़ाने के लिए नहीं, केवल स्टाफ रूम में बैठकर सबके साथ बोलने बतियाने के लिए।
सबके बीच रहोगी तो मन थोड़ा बदलेगा, बहलेगा, वरना सारे समय अपने शरीर को देख देख कर दुखी होती रहोगी। मैं इस हालत में स्कूल जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी, तो उन्होंने ठोक ठोक कर सुशीला से कहा कि कल जैसे भी हो इसे स्कूल भेज देना, मतलब इनकी बहन से। दूसरे दिन इच्छा न रहने पर भी हिम्मत जुटाकर टैक्सी लेकर मैं गई। संयोग कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने मुझे टैक्सी से उतरते हुए देख लिया और फिर वहीं दुलार भरी फटकार, टैक्सी में आई हो? अरे बीमारी में पहले ही इतना खर्च हो रहा होगा, ऊपर से टैक्सी, कल से स्कूल की बस तुम्हें लेने आएगी। और दूसरे दिन मुझे लाने ले जाने का काम स्कूल बस ने ही किया। वे अपने स्कूल के लॉन में कभी किसी सामाजिक या सांस्कृतिक कार्यक्रम की अनुमति नहीं देती थी, छुट्टी के दिनों में भी नहीं, भरपूर पैसे मिलने पर भी नहीं। लेकिन जब मेरी शादी का आयोजन गोविंद जी कनोडिया की कोठी के लॉन में संपन्न हुआ तो बाद में उन्होंने मुझसे शिकायत करते हुए कहा, मन्नू तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, हम स्कूल से तुम्हारी शादी करते, इतना अधिकार तो है तुम्हारा इस स्कूल पर या फिर स्कूल का तुम पर। उनकी स्नेह और अपना तो भरी शिकायत का मैं क्या जवाब देती, बस उनके आगे नतमस्तक होकर रह गई। बाद में कई बार सोचा कहाँ थे इस स्नेह के सूत्र, पर न तो इन्हें खोज पाने की सामर्थ्य मुझमें थी, न ही परिभाषित करने की भाषा। और शायद यही कारण है कि मिस बोस पर मैं कभी कहानी नहीं लिख पाई। हाँ, एक बात जरूर मन की किसी अनजानी सी परत पर अंकित होकर बैठ गई कि लगन जब किसी उन्मादी लगाव में बदल जाए और निष्ठा और समर्पण अंधे मोह में, तो कैसे आपका पूरा व्यक्तित्व या तो बेहद कुंठित या दयनीय बन जाता है या फिर हास्यास्पद। दोनों ही स्थितियाँ आपके व्यक्तित्व को जर्रा जर्रा बिखेरने के लिए काफ़ी हैं। इसलिए जैसे भी हो इनसे मुक्त हो जाना चाहिए, फिर वह मोह चाहे किसी संस्था से हो, काम से हो, व्यक्ति से हो या संबंध से हो सकता है ऐसा ही कोई कारण शीला अग्रवाल पर न लिख पाने के पीछे भी रहा हो, यानी कि जो मन्नू भंडारी के प्रारंभिक शिक्षिका रही हैं, इंटर के बाद की शिक्षिका रही हैं। उन्होंने भी तो मेरे व्यक्तित्व को बहुत सहेजा संवारा था। दिल्ली चले जाने के बाद भी उनसे पत्र व्यवहार बराबर चलता रहा। खूब पढ़ने के, जिंदगी में कुछ बनने के आदेश निर्देश उनसे बराबर मिलते रहते थे। वे बराबर अपने पास आने का निमंत्रण भी देती रहती थी। सो एमए की परीक्षा देने के बाद बनारस से लौटते समय 2 दिन उनके पास जाकर रही थी। इसके बाद एक बार वे भी मुझसे मिलने कलकत्ता आई थी। मिलने पर बातों का सिलसिला जैसे खत्म ही नहीं होता था। कुछ वर्षों बाद वे ही शीला अग्रवाल अचानक विनोबा जी के आश्रम में चली गई। जाना सुना तो मैं अवाक स्तब्ध रह गई। इस जमाने में यूपी के एक साधारण से मध्यम वर्गीय परिवार की 24-25 साल की लड़की, जो अपने क्रांतिकारी तेवर के कारण नौकरी तक से निकाल दी गई, 34-35 की उम्र तक आते आते क्यों एकाएक विनोबा जी के आश्रम में चली गई। क्रांतिकारी मतलब 24-25 साल के लड़के, जो अपने क्रांतिकारी तेवर का कारण नौकरी से निकाल दी गई, उस समय था निकाल दी गई शीला जी। 34-35 की उम्र में आते आते विनोबा जी के आश्रम में चली गई। क्रांतिकारी से विनोबा जी का जैसे सरल स्वभाव कैसे हो गया। कुछ वर्षों तक वहाँ से लिखे उनके पत्रों का स्वर और भाव सब कुछ कैसे इतना बदल गया। कोई भावनात्मक झटका, कोई मोहभंग, ये सारे प्रश्न, ये सारी बातें मुझे लिखने के लिए उकसाते तो बहुत थे, पर कभी लिख नहीं पाई। उनके लिए मन में जो एक लगाव भरा सम्मान था, वह शायद मुझे कभी तटस्थ नहीं रहने देता, और बिना तटस्थता के कलम उठाना लेखकी कर्म के प्रति बेईमानी होती है। छात्राओं की बात किए बिना बालिगण शिक्षा सदन का प्रसंग अधूरा ही रह जाएगा। वहाँ के छात्राओं से कितना स्नेह, कितना सम्मान मिला, और वह मेरी कितनी बड़ी शक्ति थी, इसका एहसास तो मुझे बाद में हुआ। अपने पहले प्रेम की असफलता की टूटन जो मेरे शरीर के रोम रोम से चर्म रोग के रूप में फूटी थी, मैंने इन छात्राओं के बीच ही झेली थी। वे संबंध मात्र छात्रा और अध्यापिका के ही नहीं थे, बल्कि उससे कहीं अधिक प्रगाढ़, कहीं अधिक आत्मीय थे। इसमें कोई संदेह नहीं कि उस समय मैं उनका आदर्श थी, और मेरी पहली जिम्मेदारी, मेरा पहला सरोकार। छात्राओं के मामले में मैं हमेशा अपने भीतर शीला अग्रवाल की उपस्थिति महसूस करती थी। मुझे लगता था कि मुझे इन्हें केवल कोर्स भर नहीं पढ़ाना है, और भी बहुत कुछ पढ़ाना है, और इसलिए मैंने कुछ सालों बाद मिस बोस से आग्रह करके टाइम टेबल में एक अतिरिक्त पीरियड की मांग की। पहले तो वे हैरान से मेरा चेहरा देखती रही, पर जब मकसद बताया तो बेहद प्रसन्न हुई। वे खुद चाहती थी कि छात्राओं में कोर्स के अलावा पढ़ने की मात्र आदत ही नहीं बल्कि व्यसन पैदा किया जाए, यानी कि उसमें जुझार उत्पन्न आया जाए, यानी कि उसके बिना रह न पाए। इसलिए उन्होंने मुझे लाइब्रेरी की जिम्मेदारी सौंप दी और उसे अप टू डेट बनाने के लिए पुस्तकों की एक लंबी सूची तैयार करने को भी कहा। पुस्तकालय के लिए धन मुहैया कराने का दायित्व लिया स्कूल के प्रेसिडेंट श्री भगवती प्रसाद खेतान ने, और सूची तैयार करवाने के लिए उन्होंने ही राजेंद्र यादव को स्कूल भेजा था। राजेंद्र से मेरी पहली औपचारिक मुलाकात इसी तरह हुई थी। सूची तैयार करवाने के लिए उन्होंने ही राजेंद्र यादव को स्कूल भेजा था। राजेंद्र से मेरी पहली औपचारिक मुलाकात इसी तरह हुई थी। अपनी छात्राओं के साथ संबंध बनाते समय मैं हमेशा अपने भीतर शीला जी की उपस्थिति महसूस करती ही थी।
उन्हीं की तरह मैं भी अपनी छात्राओं को किताबें पढ़ने को कहती। अतिरिक्त पीरियड में हम लोग उन पर चर्चा करते हैं। मात्र एक पीरियड में होने वाली चर्चा से मन नहीं भरता तो वे घर आ जाती यानी कि मन्नू जी के घर। मेरी शादी के बाद भी यह सिलसिला चलता रहा और फिर तो राजेंद्र भी इसमें भागीदारी करने लगे। स्कूल के स्तर पर ही उनके पढ़ने की रुचि देखकर आज तो आश्चर्य होता है, क्योंकि पढ़ने की वैसी रुचि तो मैं दिल्ली में कॉलेज के छात्राओं में कभी नहीं पाई। वहाँ की प्रभा खेतान ने तो इस क्षेत्र में अपने योगदान से काफ़ी ख्याति अर्जित की। प्रभा खेतान ने काफ़ी ख्याति अर्जित की है। बालीगंज शिक्षा सदन में गुजारे 9 वर्ष मेरी ज़िंदगी के बहुत महत्वपूर्ण वर्ष रहे हैं। ज़िंदगी के सभी महत्वपूर्ण मोड़ यहीं तो आए। यहीं मैंने अपनी पहली कहानी लिखी, साहित्य के क्षेत्र में कदम रखा। इसी स्कूल की लाइब्रेरी के लिए किताबें मंगवाने के सिलसिले में राजन से परिचय हुआ, विवाह हुआ, गृहस्थी में प्रवेश किया। यहीं काम करते हुए बिटिया का जन्म हुआ। ज़िंदगी के सभी महत्वपूर्ण मोड़ यहीं आए। बालीगंज शिक्षा सदन में इम्पोर्टेंट है, इसको ज़रूर देखिएगा, पूछ सकता है। स्कूल के अतिरिक्त उन दिनों मैं कुछ समय के लिए अनामिका की गतिविधियों से भी जुड़ी थी। दोनों बहनों या भाई में से जिसके भी घर रही, वहाँ सुविधाएं तो सब उपलब्ध थी, जिम्मेदारी कोई नहीं, इसलिए मन हमेशा कुछ न कुछ करने को छटपटाया करता था। कलकत्ता में बंगला रंगमंच तो बहुत ही विकसित स्थिति में था। कई प्रसिद्ध नाट्य संस्थाएं भी थी। वहाँ न नाटकों का अभाव था, न ही अभिनेताओं का। पर सबसे बड़ी बात जो थी वह थी सामान्य लोगों में नाटक देखने का संस्कार। साधारण से साधारण हैसियत वाले परिवार भी जैसे तैसे पैसे बचाकर अच्छा नाटक होने पर देखने जरूर जाते थे, और इसलिए अच्छे नाटक वहाँ महीनों तक चलते रहते थे। 2 नाटकों का तो मुझे आज भी याद है, सेतु और अंगार, जो 60 साल से ऊपर ही चले थे। उस समय तक मेरा अपना तो नाटक देखने का कोई संस्कार ही नहीं था। इसलिए बंगला मंच की विकसित तकनीक ने, जिसमें तापस सेन का भी नाम आया है, जिसमें तापस सेन ने बिजली के प्रभाव से कोयला खदान में धीरे धीरे पानी भरते हुए दिखाया था, मुझे तो चमत्कृत कर दिया। उसके बरक्स हिंदी का न कोई अस्थायी मंच था, न नाट्य संस्था, और न ही लोगों में नाटक देखने का संस्कार। श्यामानंद जालान और प्रतिभा अग्रवाल के प्रयास से छूट-फूट नाटक होते रहते थे। अंततः श्यामानंद जालान ने प्रतिभा अग्रवाल और कुछ लोगों के सहयोग से अनामिका नामक नाट्य संस्था की स्थापना की। किसने? श्यामलाल जालान ने प्रतिभा अग्रवाल और कुछ लोगों की सहायता से अनामिका नामक नाट्य संस्थान की स्थापना की। मुझे आज भी याद है कि इसकी पहली मीटिंग सुशीला के घर में ही हुई थी। प्रतिभा के साथ सुशीला भी मंच के साथ जुड़ी हुई थी और छोटे मोटे रोल किया करती थी। धीरे धीरे तो फिर इसमें कई लोग भी जुड़ते चले गए। आरंभ के दिनों में इसी अनामिका के साथ सक्रिय रूप में मैं भी जुड़ी तो जरूर, पर मंच न कभी मेरा क्षेत्र था और न कभी बन पाया। हाँ, बाकी व्यवस्था की जिम्मेदारी मैंने ज़रूर उठाई। अनामिका में केवल नाटक ही नहीं होते थे, वरन नृत्य संगीत के कार्यक्रम भी बराबर होते रहते थे। वर्षा के दिनों में वर्षा मंगल, होली पर फाग, सरस्वती पूजा पर बसंत के नृत्य गीतों से हाल गूंज उठता था। हाँ, नाटक के क्षेत्र में हिंदी के मौलिक नाटकों की कमी सबसे बड़ी संकट थी, इसलिए जब तब अनुदित नाटकों के मंचन से इसकी पूर्ति की जाती थी। देखते ही देखते अनामिका हिंदी भाषा भाषी लोगों के बीच एक बहुत ही लोकप्रिय सांस्कृतिक संस्था हो गई, और केवल इसके सदस्यों की संख्या में ही भारी इजाफा नहीं हुआ, बल्कि अभिनय, नृत्य, संगीत के क्षेत्र की नई नई प्रतिभाएं भी उभर कर सामने आने लगी। मेरे कलकत्ता जाने से काफ़ी पहले से श्री भंवरमल जी सिंघी के नेतृत्व में मारवाड़ियों के बीच समाज सुधार का एक बड़ा क्रांतिकारी आंदोलन शुरू हुआ। तो मेरे कलकत्ता जाने से काफ़ी पहले से ही भंवरमल जी सिंघी के नेतृत्व में मारवाड़ियों के बीच समाज सुधार का एक बड़ा क्रांतिकारी आंदोलन शुरू हुआ था, जिसमें सुशीला काफ़ी ख्याति अर्जित कर चुकी थी। उसकी विभिन्न गतिविधियां अभी भी चलती रहती थी, यानी कि पूरे माहौल में एक जीवंतता, कुछ विशिष्ट करने की ललक भरी सक्रियता। अगर कुछ नहीं थी तो साहित्यिक आबो हवा। यूँ पढ़ने का शौक घर में और मित्रों में सबको था, खूब पढ़ते भी थे, बहस चर्चा भी होती थी, पर कुल मिलाकर वह मन बहला और समय गुजारू पढ़ाई होती थी। ऐसे में बिना किसी की प्रेरणा और प्रोत्साहन के मैंने पहली कहानी मैं हार गई कैसे लिखी खुद नहीं जानती। लिख तो ली, पर समझ ही नहीं आया कि किसी से इस पर सलाह सुझाव मांगूं। परिचय के दायरे में कोई था ही नहीं। सेंगर जी यानी मोहन सिंह सेंगर उस समय नया समाज का संपादन कर रहे थे, और सप्ताह में 3-4 शाम को बहन जी जीजा जी के पास आते थे। फिर ये लोग बाहर जाकर शाम साथ ही गुजारते थे, लेकिन जाने कैसे संकोच और दुविधा थी कि इस पर कभी बात करने की हिम्मत नहीं हुई।
हाँ 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 हाँ, लेकिन लिखी हुई कहानी चैन भी नहीं लेने दे रही थी। आखिर सारे संकोच को दूर कर मैंने उसे कहानी पत्रिका में भेज दिया श्यामू सन्यासी के पास, और सांस रोककर बिना किसी को बताए प्रतीक्षा करने लगी। दिन सप्ताह में और सप्ताह महीनों में बदल गए, पर उत्तर नहीं आया तो समझ लिया जरूर उसे उठाकर कूड़े की टोकरी में फेंक दिया होगा। इसलिए रिमाइंडर भेजने की हिम्मत भी नहीं हुई, यानी कि पुनः प्रतिक्रिया वाला पत्र। बस धीरे धीरे इस बात को भूलने की कोशिश करने लगी। केवल भूलने की कोशिश ही नहीं, बल्कि इस बात को ठोक ठोक कर मन में जमाने की कोशिश भी करने लगी कि यह क्षेत्र मेरा है ही नहीं, मुझे अब दिशा में झांकना भी नहीं है। आज सोचती हूँ तो लगता है कितनी पस्त हिम्मत थी मैं, यानी वैसे वह तो मैं आज भी हूँ कि एक रचना केवल उत्तर नहीं आया, लौटी तो वह भी नहीं थी और मैं हाथ पैर पूरी तरह ढीले करके उस दिशा से पूरी तरह मुंह मोड़ने का संकल्प लेकर बैठ गई। अरे लोगों की कई कई रचनाएं लौट तक आती हैं, फिर भी वे लगातार कोशिश करते रहते हैं और गहरे संकल्प के साथ, पर उस समय तक तो लेखन और लेखन के क्षेत्र का ककहरा तक नहीं जानती थी, तो यह सब कैसे जान पाती। फिर कहानी भेजते समय किसी को बताया भी तो नहीं था कि कोई थोड़ी सी हौसला अफजाई ही कर देता, कम से कम एक रिमाइंडर ही भिजवा देता। खैर, या तो मैं किस्मत की धनी निकली, संकल्प के मामले में मैं दरिद्र ही नहीं महादरिद्र हूँ आज तक, पर किस्मत इतनी बुरी नहीं कि एक दिन अचानक भैरव प्रसाद गुप्त का पत्र मिला। पत्र क्या, कहानी का स्वीकृति ही मिली। मात्र स्वीकृति ही नहीं बल्कि प्रशंसा में लिपटी प्रोत्साहित करती स्वीकृति मिली। बार बार मैं उस पत्र को पढ़ती थी और मन होता था कि जाकर सबको बताऊं कि देखो मेरी पहली कहानी स्वीकृत हो गई, मेरी पहली ही कहानी स्वीकृत हो गई। और फिर तो मैं सांस रोककर पत्रिका की प्रतीक्षा करने लगी। अपनी पहली कहानी को पत्रिका में छपा हुआ देखना भीतर तक थरथरा देने वाले रोमांचक अनुभव से गुजरना था। वैसा थ्रिल, वैसा रोमांच तो उसके बाद मैंने फिर कभी महसूस ही नहीं किया। जबकि कई बड़े बड़े और महत्वपूर्ण अवसर आए, जबकि पहला चीज़ है तो वैसा तो होता ही है रोमांच। अपनी कहानी पर बनी फिल्म रजनीगंधा, उसके सिल्वर जुबली समारोह में शिरकत, धर्म युग में धारावाहिक रूप में छपते समय अपने उपन्यास आपका बंटी पर पाठकों को गुदगुदाती व्यापक प्रतिक्रियाएं, महाभोज का अविस्मरणीय मंचन और सभी अखबारों में उसका रिव्यूज। लेकिन नहीं, वैसा अनुभव फिर कभी नहीं हुआ। आज सोचती हूँ आश्चर्य होता है कि वैसे कहानी जब तक पन्नों पर लिखी हुई थी, न जाने कितने अगर मगर दुविधा संकोच झिझक मन को घेर रहे थे। विश्वास नहीं होता था कि जो कुछ लिखा है वह किसी लायक भी है, लेकिन छपकर आते ही मन आत्मविश्वास से भर उठा। मुझे लगने लगा जैसे मेरी कहानी ही नहीं स्वीकृत हुई, मैं स्वीकृत हुई हूँ। मेरा अपना वजूद स्वीकृत हुआ है, अपनी एक अलग और विशिष्ट पहचान बनाता हुआ वजूद। स्वीकृति की शान पर चढ़कर ही शायद आत्मविश्वास को ऐसी धार मिलती है। कई बार ख्याल आता है कि यदि मेरी पहली कहानी बिना छपे ही लौट आती तो क्या लिखने का यह सिलसिला जारी रहता या वहीं समाप्त हो जाता। क्योंकि पीछे मुड़कर देखती हूँ तो याद नहीं आता कि उस समय लिखने को लेकर बहुत जोश, बेचैनी या बेताबी जैसा कुछ था। जोश का सिलसिला तो शुरू हुआ था कहानी के छपने, भैरव जी के प्रोत्साहन और पाठकों की प्रतिक्रिया से, पर वह भी मात्र जोश था। मन में घुमड़ती बातों को व्यक्त करने कहानी में पिरोने की ललक से भरा हुआ। उसके पीछे कोई गंभीर सोच, वैचारिकता या दायित्वबोध जैसा शायद ही कुछ था। यह मैं अच्छी तरह जानती हूँ और मानती हूँ कि आज इस क्षेत्र में प्रवेश करने वाले रचनाकार अधिक सचेत और समर्थ होते हैं। फिर भी कभी कभी मात्र 2-3 कहानियाँ लिखने के बाद ही कुछ कहानीकारों की बौद्धिकता में पगे और गहरे दायित्वबोध के बोझ से बोझिल वक्तव्यों को पढ़ती हूँ तो हैरत होती है। नकल की बिना पर टिकी बौद्धिकता के बोझ को झेलने में असमर्थ उनकी रचनाओं को नकल की बिना पर टिकी बौद्धिकता के बोझ को झेलने में असमर्थ उनकी रचनाओं को देख कर तो और भी तरस आता है। आज जब अवसर आया है, यहाँ मैं भैरव जी के प्रति अपनी कृतज्ञता जरूर व्यक्त करना चाहूँगी, जिसे बरसों से मैं अपने साथ ही लिए घूमती रही हूँ। मैंने जब इस दिशा में अपना पहला ही कदम रखा था तो उन्होंने मुझे केवल प्रोत्साहित नहीं किया था, वरन मेरा मार्गदर्शन भी किया था। आज भी याद है जब मैंने अपनी तीसरी कहानी क्या है इनकी, अभिनेता उनके पास भेजी। बिना सोचे समझे धड़ाधड़ कहानी लिखने का नशा जो चढ़ा हुआ था उन दिनों, तो तुरंत उनका उत्तर आया, कोशिश तो यही करनी चाहिए कहानी का ग्राफ बराबर ऊपर की ओर चढ़ता रहे, पर ऊपर की ओर ना भी चढ़े तो कम से कम उस स्तर पर तो जरूर ही बना रहे जहाँ से शुरू किया था। पर तुम्हारी यह कहानी तो ग्राफ के नीचे की ओर सरकने का संकेत कर रही है। यानी कि जो पहले तारीफ किए थे, यदि उसमें गड़बड़ दिखी तो उसको गड़बड़ को बताएं।
ध्यान रहे आगे से ऐसा ना हो। मैं भैरव जी से कभी मिली नहीं, वर्षों तक उन्हें देख भी नहीं पाई थी, ना ही उन्होंने कभी मेरी भेजी हुई किसी कहानी की स्क्रिप्ट को कभी संशोधित परिवर्तित करके भेजा। हो सकता है कभी इसकी ज़रूरत ही ना पड़ी हो। इस कहानी को भी उन्होंने जस का तस छाप तो दिया, पर उनकी एक चेतावनी नहीं मुझे अपना लेखन के प्रति पूरी तरह सचेत जरूर कर दिया। इसी संदर्भ में एक बात और याद आई तो उसका उल्लेख भी कर ही दूं। मेरी शादी के बाद भैरव जी ने बड़े हल्के फुल्के मूड में कभी किसी से कहा था, मन्नू भंडारी मेरी खोज है और राजेंद्र यादव की प्राप्ति। अभी अलग बात है कि अब अलग बात है इस प्राप्ति की। राजेंद्र जब तक मैंने उन्हें अपने से पूरी तरह मुक्त नहीं कर दिया, शायद एक नुकसान की तरह ही भुगतते रहे। पर आश्चर्य तो इस बात का है कि उन्होंने कभी भी अपने को इस नुकसान से मुक्त करने की कोशिश नहीं की है। बिना किसी व्यवधान के कुछ कहानियां छपने और पाठकों की व्यापक प्रतिक्रिया अधिकतर प्रशंसात्मक ही मिलने का परिणाम यह हुआ कि अब बिना किसी झिझक संकोच के और थोड़े आत्मविश्वास के साथ कहानियां लिखने का सिलसिला शुरू हो गया। यहाँ एक बात जरूर कहना चाहूँगी कि कहानी पत्रिका में छपी शुरू की 2 कहानियों के साथ मेरा चित्र नहीं छपा था और नाम स्पष्ट रूप से लिंग बोधक नहीं था। सो अधिकतर पत्र तो प्रिय भाई संबोधन से ही आए। खूब हंसी आई। मतलब कि वैसा मन्नू भंडारी छपा होगा तो लोग समझे होंगे कि पुरुष लेखक है और फोटो भी नहीं छपा था। पर एक संतोष विवाह की प्रशंसा लड़की होने के नाते रियायती बिल्कुल नहीं है। उस समय इसका भी बड़ा चलन था। विशुद्ध कहानी का है, लेखक या लेखिका की प्रशंसा नहीं थी बल्कि कहानी की प्रशंसा थी। चित्र छपने पर ही यह गलतफहमी दूर हुई कि यह लेखक नहीं लेखिका हैं। तब एक बैठक में कहानियाँ लिखी थी, बिल्कुल सहज भाव से, कलात्मकता, शिल्प, बिंब, प्रतीक तरह से सारी बातें मेरी समझ के दायरे के बाहर थी। ये सब तो हमारे मन्नू भंडारी की कहानी हमें अपनी कहानी भी पता नहीं क्यों लगती है। भले ही वह लेखिका है लेकिन जो मतलब कहा जाता है ना कि जो रचना है वह लेखक या लेखिका की नहीं होती, वह रचना होती है। इसी प्रकार से कहानी होती है, कहीं ना कहीं मिलती जुलती लग रही है। मतलब सोच की बात कर रहे हैं। दायरे में था तो उल्लास भरा वह उत्साह और गहरी पहचान वाले वे पात्र जिनके जीवन की व्यथा विनम्रता मुझे लिखने के लिए प्रेरित करते थे। और जिसे कहानी में पिरोकर उड़ेल देने को मैं व्यग्र रहती थी। शुरू की कहानियाँ इसी आवेश में लिखी गई हैं, बल्कि कहूँ कि उगली ही गई हैं। साफ गोई की मांग है कि यह बात लिखी तो इतना उल्लेख और कर दूं कि साक्षात्कार के लिए आए एक साहब ने अबोध पन्ने की इस बात पर अच्छी खासी खिंचाई की थी मेरी। उनका कहना था कि जिसकी पहली ही 2 कहानियां मैं हार गई और शमशान सचेत शिल्प के नमूने हैं, वह अबोधता का यह नाटक क्यों करे। इस जमाने के हिसाब से तो अच्छे खासे प्रयोग थे और जिसका सिलसिला आगे की कुछ कहानियों में भी ढूंढा जा सकता है। उन्होंने मुझे निरुत्तर तो कर दिया, क्योंकि यह तो नहीं कह सकती थी कि प्रयोग ने अपने आप को करवा लिया मुझसे, लेकिन जो कहना चाहिए था वह न तब कहा न आज ही कहूँगी, क्योंकि उसमें भी नाटक लगने की पूरी संभावना है। 7-8 कहानियाँ लिख लेने के बाद राजन से परिचय हुआ। यूँ मैं उनकी रचनाओं से ही नहीं उनके चेहरे से भी परिचित तो थी, क्योंकि 2-4 बार काफ़ी हाउस में उन्हें देखा था, पर औपचारिक परिचय हुआ बालीगंज शिक्षा सदन के पुस्तकालय के लिए पुस्तकों की सूची बनवाने के सिलसिले में। 2-4 मुलाकात के बाद ही यह परिचय मित्रता में बदल गया, जिसका मुख्य आधार था लेखन। राजेंद्र का उपन्यास उखड़े हुए लोग छपकर थोड़ी ख्याति अर्जित कर चुकी थी और यह ख्याति गरूर बनकर तो नहीं, सुरूर बनकर जरूर राजेंद्र के चेहरे पर झलकती थी। यह तो बाद में मालूम हुआ कि इस सुरूर के उपादान कहीं और भी थे। वे मेरी कहानियों को सुनते, उन पर सलाह सुझाव भी देते, कुछ बातें यहाँ पे मतलब कि इन्होंने व्यंग किया है। सुरूर के उपादान कहीं और भी थे, केवल रचना में नहीं। मतलब इनका प्यार कहीं और भी चल रहा था। वे मेरी कहानियों को सुनते, उन पर सलाह सुझाव भी देते, कुछ बातें ज़रूर मेरे गले उतरती, पर अधिकतर को पचा पाना मेरे बूते के बाहर थी। मेरी कहानियाँ होती थी सीधी, सहज और पारदर्शी। चाहे तो सपाट और बचकाने के खाने में भी डाल तो सकते हैं मन्नू भंडारी के कहानियों को सीधी, सपाट, बचकानी, लेकिन हमें बहुत पसंद है। पर पाठकों की व्यापक प्रतिक्रिया और स्वीकृति मुझे बराबर मिलेगी। सीधा सपाट ही तो आम जनता को समझ में आता है। मेरा संतोष उसी के साथ जुड़ा हुआ था और राजेंद्र के सुझाव होते थे बड़े पेचदार और गुट्ठल उनके व्यक्तित्व की तरह ही। मेरे लिए तो बस यही बड़े सुख संतोष की बात थी कि एक लेखक, स्थापित, यशस्वी और पूरी तरह लेखक मेरे मित्र हैं। सन 1957 में की बात है। अमृत राय ने कुछ और लेखकों के सहयोग से इलाहाबाद में बहुत बड़े स्तर पर प्रगतिशील लेखकों का एक सम्मेलन आयोजित किया था, जिसमें सभी पीढ़ियों के साहित्यकारों ने शिरकत की थी। अमृत राय कौन है? बेटे हैं प्रेमचंद के। उसका निमंत्रण पाकर
मैं तो बेहद पुलकित और उत्साहित, पर हाँ, राजेंद्र का साथ ना मिलता तो अकेले जाने का साहस मैं शायद ही जुटा पाती। कहानियाँ लिखने, छपने और एक संग्रह आ जाने के बावजूद अपने को कहानीकारों में सम्मिलित कर सकूँ, साहित्यकारों के ऐसे सम्मेलन में भाग ले सकूँ, ऐसा हौसला तो बिल्कुल नहीं था। वहाँ पहली बार मोहन, राकेश, कमलेश्वर, रेणु, अमरकांत नामवर जी से मुलाकात हुई। कमलेश्वर के उस आयोजन में भूत की तरह काम करते देखा था। कमलेश्वर को उस आयोजन में भूत की तरह काम करते देखा था। महादेवी जी और हजारी प्रसाद के अद्भुत अविस्मरणीय भाषण सुने थे। प्रगतिशील और परिमलियों के भेद भी कुछ कुछ समझ में आ गए थे। इन सब लोगों का जोश खरोश देखा, अलग अलग गोष्ठियों में इनकी बातें बहसें सुने। लौटने के कुछ समय बाद राकेश जी कमलेश्वर जी से पत्र व्यवहार शुरू हो गया। कमलेश्वर ने अपने नए नए खोले श्रमजीवी प्रकाशन के लिए पुस्तक मांगी तो तुरंत उन्हें अपने दूसरे संकलन 3 निगाहों की एक तस्वीर की पांडुलिपि सौंप दिया और उसके साथ ही मुझे लगने लगा कि मैं इन लोगों की जमात में शामिल हो गई हूँ। मेरे भीतर एक नई दुनिया का आकार लेने लगी जिसके संदर्भ और सारोकार दूर दूर तक फैले थे। अब धीरे धीरे यह समझ में आने लगा कि शीर्षक से लेकर जो कुछ कहना है वहाँ तक की यात्रा स्थितियों के अनेक पहलुओं और पात्रों के व्यक्तित्व के अनेक परतों को उनकी सारी बारीकियों के साथ पकड़कर उतने ही सन्निहित, संतुलित और सांकेतिक ढंग से उजागर करना ही कहानी लिखना है। लेकिन इस समझ के साथ ही सारे संकट भी आ खड़े हुए। पहले पात्र मेरे साथ साथ चलते थे, पर बाद में तो सामने आ खड़े होते, चुनौती देते, ललकारते से कि पकड़ो, मेरे व्यक्तित्व के किन पक्षों और पहलुओं को पकड़ सकती हो। पहले घटनाएं अपने आप क्रम से जुड़ती चलती थी, एक के बाद एक सहज अनायास, पर आज एक परत पकड़ो तो 4 परतें और आ उखड़ती हैं। नई संवेदना, नई समझ, नए विश्लेषण की मांग करती हूँ। अब गहरे पात्रों की जगह अंतर्द्वंद में जीते पात्र ही आकर्षित करने लगे। विचारों और संस्कारों के द्वंद्व के बीच अधर में लटकी त्रिशंकु की माँ हो, या मातृत्व और अस्तित्व के द्वंद्व के त्रास को झेलती आपका बंटी की शकुन हो, आदर्श और यथार्थ, स्वप्न और वास्तविकता के बीच टूटती चरमराती क्षय की कुंती हो, या तीसरा हिस्सा के शेरा बाबू। ऐसे पात्रों के व्यक्तित्व को बिना भावुक हुए तटस्थ भाव से चित्रित करना अब केवल आकर्षक ही नहीं, चुनौतीपूर्ण भी लगने लगा। साथ ही कभी कभी यह भी लगता कि बल्कि शिद्दत के साथ महसूस होता कि सहज रचनात्मकता के लिए एक नौसिखियापन, एक खास तरह की अबोधता सहायक ही होती है, शायद जरूरी भी। हालांकि मेरे पास तो आज के धुरंधर बुद्धिजीवियों जैसा बोध भी नहीं है, पर जो जितना भी थोड़ा बहुत है उसने ही मेरी रचनात्मक क्षमता पर ढेर ढेर प्रश्न चिन्ह लगाकर लेखन को एक कष्ट साध्य कर्म तो बना ही दिया है। बहरहाल जब लिखने का सिलसिला शुरू हुआ था तो कुछ कहानियाँ लिखने छपने के बाद एकाएक मेरा ध्यान गया कलकत्ता रहते हुए। चाहे मुझे 7-8 साल हो गया हो, पर मेरी आरंभिक कहानियों में से अधिकतर कहानियों की सारी घटनाएं, पात्र तो अजमेर के उसी ब्राह्मणपुरी मोहल्ले से जुड़े हुए हैं जहां मैंने अपना बचपन और किशोरावस्था गुजारी थी। ये पात्र मात्र ब्रह्मपुरी के जीते जागते पात्र नहीं है, बल्कि मेरी ज़िंदगी के इर्द गिर्द घूमने वाले जीवंत पात्र हैं। इनके साथ और इनके बीच ही तो मैं बड़ी हुई थी। मेरे अपने लिए यह कम आश्चर्य का विषय नहीं था। बरसों बाद कलकत्ते में बैठे बैठे जब मैंने कहानियाँ लिखना शुरू किया तो कैसे ये सारे पात्र समय और स्थान का व्यवधान लांघ कर अपनी पूरी जीवंतता के साथ मेरे इर्द गिर्द मंडराने लगे और नायक नायिका के रूप में एक एक करके मेरी कहानियों में उतरने लगे। पर कहानियों में मैंने जब उन घटनाओं और पात्रों का पुनर्सृजन किया तो उसमें अंतर तो आना ही था, कम या ज़्यादा सो कहानियों की ज़रूरत के अनुरूप। आप इनमें क्या तुरंत घटी किसी घटना पर भी कहानी लिखेंगे तो उसमें भी ये अंतर तो अनिवार्य है। घटी हुई घटना यदि एक वास्तविक ब्यौरा भर है तो कहानी उसी घटना पर आधारित एक कलात्मक सृजन है। अब यह अंतर कैसा होगा, कितना होगा, इसका न कोई नियम है न कोई अनुपात। कहानी अपने आप यह अंतर करवा लेती है। कभी कभी तो यह अंतर इतना अधिक भी होता है कि वास्तविक घटना और पात्र का कहानी के घटना पात्रों के साथ कोई तालमेल तक दिखाई नहीं देता। बस मूल घटना का मात्र केंद्रीय भाव, सो भी कभी बड़े प्रत्यक्ष रूप में तो कभी बड़े परोक्ष रूप में कहानी में जरूर अंतर निहित रहता है। इन सारी बात को स्पष्ट करने के लिए बेहतर होगा कि मैं अपनी कुछ आरंभिक तो कुछ बाद की कहानियों का उल्लेख ही कर दूं। सबसे पहले उल्लेख करता हूँ अपनी अकेली कहानी का, जिसने मुझे इतनी शोहरत, इतनी ख्याति दिया और छपने से लेकर आज तक यह न जाने कितनी पाठ्य पुस्तकों में संकलित भी है। बरसों पहले दूरदर्शन ने इस पर जो टेलीफिल्म बनाई थी वह भी न जाने कितनी बार टेलीकास्ट हो चुकी है। इस कहानी की बात करते ही मुझे अजमेर के अपने बड़े से आंगन में बनी कोठरी में रहने वाली वे विधवा बुढ़िया याद आ जाती हैं जिन्हें हम नानी साहब कहा करते थे। उनकी एकमात्र इच्छा, केवल इच्छा ही नहीं बल्कि एकमात्र ललक यही थी कि वह हमारे परिवार के एक अभिन्न सदस्य होकर रहें। घर में वो खूब काम करती थी और माँ तो उन्हें खिलाने पिलाने और सारे व्यवहार से अपना ही समझती थी।
तो वे खूब काम भी करती थी। तो यहाँ पे ही रोकते हैं क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसके बाद की कहानी हम देखेंगे अगले भाग में। तब आपको यह कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइए। आपको यह कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और लाइक शेयर भी। जय हिंद जय भारत। आपका दिन शुभ हो।